गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में अपना पहला टॉपिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। उस शक्ति को मनुष्य अपने भावों विचारों के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा की आवश्यकता हुई। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। दूसरों के सामने प्रकट करने का एक माध्यम है। अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या हुआ? भाषा वह माध्यम हुआ जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह हमारा कौन सा रूप होता है? भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करेंगे तो वह हमारा भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। और जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। तो इस प्रकार से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कई बार भाषा का तीसरा रूप भी दिया जाता है, सांकेतिक भाषा। लेकिन हिंदी भाषा में केवल दो ही रूपों को मान्यता मिली हुई, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ही कम होता है, इसलिए हम भाषा के केवल दो ही रूपों की चर्चा करेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हमने भाषा को तो सीख लिया, किस तरह से अपने विचार प्रकट करते हैं, वो रूप हमारा भाषा है। लेकिन इस भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता महसूस हुई? लिखेंगे कैसे हम अपनी भाषा को? तो भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता हुई। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के चिन्हों को, भाषा के लिखने के ढंग को या लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो अब इस ढंग को सीखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता हुई। भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के ढंग को सीखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता हुई। तो लिपि क्या हुआ? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसके माध्यम से हम भाषा को लिखना सीखते हैं। अपने विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करेंगे तो उसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता हुई, और इस आवश्यकता से हमने भाषा के लिखने का ढंग सीखा। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने भाषा को लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, अपने विचार व्यक्त करने हमने सीख लिए। उसके बाद हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने जो अपने विचार लिखे हैं वो सही है या गलत है?
अब भाषा का लिखने का ढंग तो हमने सीख लिया, लेकिन वो ढंग सही है या गलत है, वो ढंग शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता लगाने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमने भाषा सीखा, भाषा के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करने लगे। उन विचारों को फिर लिखने के लिए हमने लिपि सीखी, भाषा के लिखने का ढंग सीख लिया। भाषा के लिखने का ढंग सीखने के बाद हमने हमें व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई कि ये भाषा का जो हमने ढंग लिखा है, जो रूप लिखा है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। इस रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम व्याकरण के भाग। अब इस व्याकरण के माध्यम से हमें किन किन रूपों का ज्ञान मिलता है? व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के अंग सबसे पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का सबसे पहला अंग है, क्योंकि जब हम लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले वर्ण लिखना सीखते हैं और वर्णों के माध्यम से ही हम लिखने के ढंग को, अक्षरों की बनावट को सीखते हैं। अब हमने वर्ण सीख लिए, उसके बाद व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। शब्द विचार, जब हमने सबसे पहले वर्ण लिखे तो अब उन वर्णों को जोड़कर, जब हमने एक से अधिक वर्णों को जोड़ा तो वो वर्ण क्या बन गए हमारे? जैसे क, म, ल, 3 वर्ण थे, अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बना? शब्द। तो अब हमने शब्द विचार सीखा। इसके बाद आता है व्याकरण का तीसरा अंग वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण का तीसरा अंग होता है। हमने वर्ण सीख लिया, शब्द बनाना सीख लिया। अब इन शब्दों को और थोड़ा सा बड़ा रूप देने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता हुई। तो जब एक से अधिक शब्द मिले तो फिर वो क्या बन गया? वाक्य बन गया। एक से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। तो ये थे व्याकरण के अंग। सामान्य रूप से व्याकरण के 3 ही अंग होते हैं, लेकिन व्याकरण के हम 4 अंग भी मान सकते हैं। चौथा है इसका पद विचार। पद विचार, जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ये शब्द नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? पद। इसके बाद ये पद विचार आ जाता है। सबसे पहले वर्ण सीखा हमने, फिर वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाया तो वो हो गया शब्द विचार। फिर हमने शब्दों को जोड़ा, शब्दों के समूह को जोड़ा तो फिर वो हो गया हमारा वाक्य विचार। और जब ये वाक्य में ये शब्द आते हैं, जब ये शब्द वाक्य में लिखे जाते हैं तो ये शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। इसलिए हमारा व्याकरण का चौथा अंग हो गया पद विचार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।